सो है लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के एक वॉक। तो जैसा कि आपका बायोलॉजी बोर्ड्स का एग्जाम है बायो का 19 मार्च को, तो मैं अपने चैनल पर या फिर अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, लाइक तरह तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि क्या है आपकी जेनेटिक्स अच्छी हो सके। तो सबसे पहले अभी मेरी प्रायोरिटी है क्वेश्चन देने की, लाइक उसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, फिर हाई मार्क्स रखते हैं, फिर स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या है जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ उनको देखें और क्वेश्चंस को लेवल को समझिए, क्वेश्चंस के लेवल को समझिए, क्योंकि बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चन लाइक एमसीक्यूज हो गए, 2 मार्कर 1 मार्कर है, फिर 5 मार्कर क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो उसमें क्या आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का बेसिकली लेवल क्या है, क्योंकि जो मैं अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज ही अपलोड कर रहा हूँ अभी। तो क्या इससे पता चलता है हमारा ट्रेंड क्या है सीबीएसई का, और सीबीएसई को किन तरह के टॉपिक्स बहुत पसंद है और किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, तो क्या है जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ उन चीज़ों को समझिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका चैप्टर रिवाइज हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि जेनेटिक्स पर आपकी पकड़ बन रही है और जेनेटिक्स के जो टॉपिक आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये हमारा टर्म 1 2021-22 जब 2 बार एग्जाम हुए थे, टर्म 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, इसीलिए हमारे टर्म 1 में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठा हो गए हैं, और टर्म 1 के ही मोस्टली इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जो हमारा टर्म सेकंड था उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली यहाँ पर। What would be the effect on histone protein in the nucleus, okay, on neutralization of their positive charge। तो बेसिकली हमें पता है जब हम डीएनए में की पैकेजिंग करते हैं, जब हम डीएनए की पैकेजिंग करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसके अराउंड हमारा डीएनए रैप करता है। ठीक है, और हमारा हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो हमारा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिससे क्या होता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक अच्छी बाइंडिंग बनती है, जिससे क्या होता है हमारी पैकेजिंग अच्छी हो सकती है डीएनए की। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ देयर पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारा हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये न्यूट्रलाइज कर दें या फिर उसे न्यूट्रल बना दें, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो स्ट्रक्चर ऐसे बाउंड कर एक दूसरे में बाइंड कर रखा है ना, ये डीएनए की रैपिंग क्या होगी, खुल जाएगी, कि डीएनए इससे सेपरेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दे वुड बाइंड डीएनए टाइटर, के मतलब क्या ऐसा हो जाएगा कि हिस्टोन को अगर हम न्यूट्रलाइज कर देंगे डीएनए टाइटर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, टाइट होने का तो सवाल ही नहीं है। दे वुड सेपरेट फ्रॉम डीएनए, तो जाहिर सी बात है जो डीएनए हमारा ऐसे हिस्टोन पर क्या कर रखा है, रैप कर रखा है, वो खुल जाएगा, हट जाएगा वहां पर से। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। जबकि थर्ड में कह रहे हैं दे वुड नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ जाहिर सी बात है अट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन बेसिकली एट द एंड जो रिजल्ट मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन का, उससे क्या होगा, हमारा जो डीएनए होगा वो टोटली इससे सेपरेट हो जाएगा। अब हमारा जो ऑप्शन डी यहाँ पर कह रहा है दे वुड कॉज सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, के मतलब और ज़्यादा डीएनए उलझ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेसिकली यहाँ पर चार्गफ रूल के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। ए डीएनए मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर्स लॉन्ग, तो यहाँ पर 160 हमारे क्या दे रखे हैं, बेस पेयर्स दे रखे हैं। तो टोटल बेसेस कितने हो गए, 320 हो गए। तो इट हैज 30% ग्वानिन दे रखे हैं। हाउ मेनी एडेनिन बेसेस आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल, तो पूरा का पूरा जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होगा डबल स्टैंडर्ड, उसमें कह रहा है 30% हमारे ग्वानिन प्रेजेंट है, आउट ऑफ कितने, 320। तो अब हमारे एडेनिन की संख्या हमें बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, कि हमारे पास टोटल कितने, 320 क्या प्रेजेंट है, बेसिस प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू चार्गफ रूल, ठीक है, चार्गफ रूल क्या कहता है, एडेनिन अपॉन थाइमीन ग्वानिन अपॉन साइटोसिन इज इक्वल्स टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, एडेनिन जो हमारा होता है इज इक्वल्स टू थाइमीन हो जाता है, और ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन हो जाता है। तो अब जैसा कि हमको पता है कि हमारे क्या दे रखे हैं, 30% दे रखा है ग्वानिन, तो 30% अगर ग्वानिन दे रखा है तो 30% ये भी होगा, तो टोटल कितना हो गया, 60% हो गया ये। तो 40% में क्या आएगा, ये दोनों आएंगे, तो 40% में भी 20% ये रहेगा और 20 ये रहेगा। तो पूछा क्या है हमारा, एडेनिन पूछा ना, एडेनिन बेसिस, तो यहाँ पर 20% क्या आएंगे, एडेनिन, तो 20% ऑफ टोटल बेसिस, टोटल बेसिस कितने, 20% ऑफ 320। मैं आपको इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझ जाएं, कोई इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ अब हमारा, क्या आप देख सकते हैं 20% ऑफ 320 क्या बनेगा, 20/100 इंटू 320। तो ये जीरो से ये जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 32 दूनी हमारे 64। तो टोटल कितने एडेनिन आएंगे हमारे पास, एडेनिन आएंगे जाकर 64।
तो आंसर विल बी 64। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। टोटल हमारे कितने 160 अगर बेस पेयर्स हैं तो 320 क्या बन गए हमारे बेसेस बन गए। ठीक है, अगर हमारे 320 बेसेस बन गए जिसमें 30% ग्वानिन है, तो ग्वानिन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ग्वानिन इज इक्वल्स टू 6 साइटोसिन होता है। अगर 30% ग्वानिन है तो 30% ही हमारे साइटोसिन भी होंगे। तो टोटल ये दोनों कितने हो गए 60%। अब बचा रिमेनिंग कितने, ये दोनों 40%। इसमें भी दोनों अगर बराबर होते हैं तो 20% ये 20% ये, तो टोटल हमारा एडेनिन कितना हुआ 20% ऑफ टोटल, दैट इज 320। तो इसका 20% कितना 64। तो आंसर हो गया। तो यही था हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। लाइक ई कोलाई द डीएनए इन द न्यूक्लियोइड रीजन इज ऑर्गेनाइज्ड एज। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ऊपर है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारी पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है, जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो वहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं। और जो हायर पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है उसमें एनएचसी जिसे कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, यहाँ पर किसी भी प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन नहीं इन्वॉल्व होता। सिंपल कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसके अराउंड हमारे क्या करता है, जो डीएनए होता है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल वो पैक हो जाता है, एक तरह के लार्ज लूप्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर ये हमारा सेल है और हमारे प्रोकैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस होता नहीं है, कि इस तरीके से जो देख रहे हैं आप, ये लार्ज लूप्स, इस तरीके से लार्ज लूप्स दिखते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटीन्स रहे होंगे जो कि इस पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो प्रोकैरियोट्स के केस में जो पैकेजिंग होती है उसमें लार्ज लूप्स बन जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन, तो हिस्टोन तो होता ही नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दें यूकैरियोट्स के केस में, सॉरी प्रोकैरियोट्स के केस में। बी कह रहे हैं डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन विद नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नहीं, ये भी हमारा यूकैरियोट्स के केस में होता है। लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स, तो बेसिकली यहाँ पर का प्रोकैरियोट्स के केस में हमारे लार्ज लूप्स फॉर्म होते हैं जो कि कुछ बेसिक प्रोटीन्स की हेल्प से हमारी यहाँ पर पैकेजिंग होती है। तो ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 4th में कह रहे हैं मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, नहीं, न्यूक्लियोसोम्स का स्ट्रक्चर जो यूनिट्स फॉर्म होती हैं वो भी क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए हम जब करते हैं, फिर क्रोमोसोम बनाते हैं तब बनती, वो भी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारा जो 4th है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यहाँ पर ये कह रहे हैं मिसेल्सन एंड स्टॉल करीड आउट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टू सेपरेट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे मिसेल्सन एंड स्टॉल थे उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो ये क्यों की थी, लाइक किन दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। बेसिकली जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं कहीं ना कहीं दो सब्सटेंस को अलग करने के लिए, लाइक आपने देखा होगा जब हम बटर निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करके खूब घुमाते हैं उसे, तो जो बटर होता है हल्का हल्का ऊपर आ जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन हम जब करते हैं जब डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, जो मिसेल्सन एंड स्टॉल ने दो प्रकार के हमारे डीएनए लिए थे। डीएनए कौन कौन से लिए थे, एक तो डीएनए लिया था N15 जिसको उसने हैवी डीएनए कहा था, और दूसरा जो हमारा डीएनए लिया था उसको कहा था N14 जिसको लाइट डीएनए कहा था। तो बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट का थोड़ा सा अंतर है। तो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम करेंगे ये चीज़ पकड़ ही नहीं पाएंगे, लाइक सेपरेट ही नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद ली ताकि हम इन दो डीएनए को अलग कर सकें। ठीक है, तो क्या करा होगा, कुछ नहीं, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में लेकर और इसे इस तरीके से घुमाया होगा, लेट्स से इसे घुमाया होगा, अरे वो तो ऊपर बन गया, ऐसे इस तरीके से घुमाया होगा। तो हमारा जो लाइट डीएनए है ये N14 वाला ऊपर आ गया होगा, और हमारा जो हैवी डीएनए रहा होगा N15 वाला वो नीचे चला गया होगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि कौन सा डीएनए हमारा हैवी है, कौन सा लाइट है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पर, द नॉर्मल डीएनए फ्रॉम N15 डीएनए। तो बेसिकली इनका जो मकसद या फिर पर्पस था मिसेल्सन एंड स्टॉल का, यहाँ पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करने का, वो ये था कि जो नॉर्मल डीएनए हमारा होता है, क्या होता है N14, उसको किससे हमें डिफर करना है, अलग करना है N15 डीएनए से। तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जबकि और जो अदर ऑप्शंस हैं उसके अंदर क्या कहना था, डीएनए फ्रॉम आरएनए, नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं था। डीएनए फ्रॉम प्रोटीन, डीएनए फ्रॉम टीआरएनए, नहीं, कुछ नहीं, हमारे सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के डीएनए लिए थे, हैवी डीएनए और लाइट डीएनए। उनको आपस में डिफर करने के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद ली थी उन्होंने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन ऑन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं एक प्रकार की, यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से हमारे पर इस तरीके से अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है तो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट भाग होते हैं ऐसे करके, जिससे आगे जाके क्या होता है, हमारा आरएनए सिंथेसाइज कराता है, ये अपना आरएनए कराएगा, ये अपना आरएनए सिंथेसाइज कराएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह देते हैं। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की भी कुछ पार्ट्स होते हैं इस तरीके से,
ये लाइक प्रोमोटर हो गया, ये टर्मिनेटर हो गया, इसे पी से कर दो, इसे टी से कर दो, ये स्ट्रक्चरल जीन होता है जो कि आगे जाकर हमारा क्या करवाता है, एमआरएनए या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आरएनए बनवाता है। तो जो प्रोमोटर रीजन होता है वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है या फिर स्टार्ट कराता है, जबकि टर्मिनेटर क्या कराता है, हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है क्या, डीएनए से आरएनए बनाना, उसको टर्मिनेट कराता है या फिर एंड कराता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन ए बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन, तो यहाँ पर बात किसकी आई, प्रोमोटर रीजन की। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन वो इनिशिएट होती होगी या फिर स्टार्ट होती होगी, ठीक है। ऑन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस, नहीं, टर्मिनेटर पर अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता तब हमारी प्रोसेस टर्मिनेट होती। हेल्प्स रिमूव इंट्रॉन्स, नहीं, इनिशिएट्स द प्रोसेस, बेसिकली क्या, जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड करेगा तो हमारी जो प्रोसेस होगी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी या फिर इनिशिएट होगी। इनएक्टिवेट्स द एक्सॉन, ये तो बिल्कुल फालतू का है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो हमारे एमआरएनए के कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर। आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट कोडोन पोजीशन 3 एंड कोडोन पोजीशन 5। तो यहाँ पर हमें क्या, जो थर्ड कोडोन है और फिफ्थ कोडोन है वो बताना है कि कौन से हमारे अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो बेसिकली इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोडोन किसे कोड करता है, लाइक AUG मिथनिन, अगर आपको AUG दिखे तो तुरंत आपको क्या करना है, समझ जाना है कि हमारा AUG हमेशा मिथनिन को कोड करता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाता हूँ, लाइक AUG जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो किसे कोड करता है, मिथनिन को कोड करता है। और हमारा GGG किसे कोड करता है, ये हमारा कोड करता है ग्लाइसिन को, GGC ये भी ग्लाइसिन को कोड करता है, ठीक है। और हमारा UGG ये हमारा कोड करता है ट्रिप्टोफान को, समझ रहे हैं। UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पर कौन से ऐसे कोडॉन है, तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा अमीनो एसिड हमारा आने वाला है। तो इस तरीके से देखें, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जब हम जा रहे हैं तो एक तो हमारा अमीनो एसिड ये हो गया 1 2 एंड दिस इज UUU, तो हमारा ये क्या, दिस इज थर्ड अमीनो एसिड। तो UUU हमारा किसको कोड करता है, मैंने आपको बताया, UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो बेसिकली देख लेना, थर्ड वाला हमारा क्या, फिनाइल एलेनिन पहले में ही दिख गया, तो ये तो आंसर होने वाले नहीं अब, ठीक है। तो अब ये थर्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसे दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो ये थर्ड हमारा फिनाइल एलेनिन को कोड करता है कोडोन, जबकि ये वाला हमारा AUG मैंने सबसे पहले आपको बताया मिथनिन, ये तो सबकी जबान पे होता है, रटा होता है। AUG किसे कोड करता है, हमेशा मिथनिन को कोड करता है। तो अब आप देख लें, जो हमारा थर्ड वाला यहाँ पर अमाइन कोडोन था वो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, जबकि हमारा फिफ्थ वाला जो कोडोन है बेसिकली AUG वो हमारा मिथनिन को कोड करेगा। तो देन ऑप्शन विल बी A। तो इस तरीके से आपको ये करना है, तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये भी टर्म 1 2021-22 का क्वेश्चन है। व्हेन एन अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, ठीक है, द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी, ये कह रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक अमाइनो एसिड है AUG, इसने क्या किसे कोड किया, मिथनिन को, ठीक है। तो अब ऐसे अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक एक अमाइनो एसिड है उसके 2 कोडोन है, ठीक है। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख रखा है। तो आप देखिए GGG, ठीक है, GGC दोनों मिलकर किसे, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं। GGG GGC दोनों मिलकर ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं। ऐसे जेनेटिक कोड को हम कहते हैं डीजेनरेट। ये NCERT में दे रखा है, मैंने कोई अपनी पास से नहीं बताया। जेनेटिक कोड के जो फीचर्स होते हैं उसके अंदर दे रखा है। डीजेनरेट जेनेटिक कोड कौन सा होता है, जब एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा हमारे क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट। तो यहाँ पर व्हेन एन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, कि एक अमाइनो एसिड को जब हम एक से ज्यादा कोडोन से कोड कराते हैं, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट। तो आप ये देख लें। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, ये भी 2021-22 का ही क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो बेसिकली यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब हम RNA से प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन कराते हैं या फिर RNA से प्रोटीन बनवाते हैं। तो ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमाइनो एसिड, जब 2 अमाइनो एसिड को हम जोड़ते हैं तो बीच में क्या बनता है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। फॉर्मेशन बिटवीन अमाइनो एसिड इज कैटालाइज्ड बाय। तो ये कह रहे हैं कि किसके द्वारा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैटालाइज किया जाता है, या फिर कौन ऐसा है कि जो एंजाइम की तरह काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के RNAs के नाम दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का हमारा RNA होता है जो एज एन एंजाइम काम करता है। तो कौन सा, राइबोसोमल RNA। कौन सा, राइबोसोमल RNA। ये बिल्कुल रट लो, याद कर लो। ये नीट में कई बार पूछ चुके हैं और बोर्ड में भी कई बार पूछ चुके हैं।
कई सालों में अगर आप उठा के देखेंगे। तो जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है वही एक ऐसा आरएनए होता है जो एज एन एंजाइम काम करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। उसमें भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। जो 23S आरएनए होता है, ठीक है, वो एज एन एंजाइम काम करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जबकि हमारा 28S जो आरएनए होता है एज एन एंजाइम काम करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो ये चीज़ आप याद रखें। ओके, तो इससे रिलेटेड एक और जो चीज़ है वो अक्सर पूछते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, लाइक नीट में, बोर्ड्स में ही पूछ चुके हैं। तो वो क्या है, लाइक पूछते हैं कि ऐसा कौन सा हमारा एंजाइम है जो नेचर में प्रोटीन नहीं होता। बेसिकली आपको पता होगा जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा प्रोटीन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए, ठीक है, 23S या फिर हमारा 28S आरएनए, ये भी तो एक प्रकार का हमारा एंजाइम ही होता है, एंजाइम की तरह काम करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। लेकिन आप देखें क्या इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या हमारा प्रोटीन है? नहीं, इसका नेचर है न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो बेसिकली ऐसा कौन सा हमारा एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर का नहीं होता? तो बेसिकली हमारा जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड नेचर का होता है। बाकी सारे के सारे प्रोटीन क्या होते हैं, बाकी सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, ये भी 2021-22 का ही क्वेश्चन है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस ट्रांसक्राइब्ड बाई आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन यूकैरियोट। तो मैंने आपको एक बार बताया था, अभी एक आध पहले क्वेश्चन जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ये चीज़ बताई थी, मैंने ये लिखकर आपको समझाया था। तो मैं यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ। जब टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की बात करें आपसे, तो ये चीज़ आप याद रखें। मैं ऐसे ही यहाँ बना देता हूँ, नीचे कुछ और समझाने में मैंने ये पेज यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप देखें कि जब आपसे टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की बात करें कि लाइक जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज हम इस्तेमाल करते हैं, तो बात जब प्रोकैरियोट्स की हो, एमआरएनए हमारा बनाना या फिर टीआरएनए बनाना, राइबोसोमल आरएनए में भी कोई सा भी प्रकार बनाना, तो हमारा प्रोकैरियोट्स के केस में नो नखरे, सिर्फ और सिर्फ हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वही ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज आते हैं, लाइक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अपने अलग अलग प्रकार के जो आरएनए वो सिंथेसाइज कराते हैं। तो यूकैरियोट्स के केस में जो ट्रिक है इस तरीके से आप याद रखें, लाइफ भर आपको याद रहेगा, लाइक RST फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो R स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए, हमारा कौन बनवाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आप देखें हमारा राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनवाता है, उसमें भी 18S, 5.8S एंड 28S। तो ये सारे ये इतने प्रकार के जो हमारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनवाता है। 2-3 बार कॉपी पे लिख के देखना, बिल्कुल हलवा है, याद हो जाएगा। तो हमारा जो H स्टैंड फॉर HN आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनवाता है, ठीक है। अब जो हमारा टीआरएनए वो कौन बनवाता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनवाता है, और साथ में 5S आरएनए बनवाता है, SC आरएनए और SN आरएनए बनवाता है। इसे कई बार लिखकर देखें, हमेशा याद रहेगा, और इससे पॉसिबिलिटी बहुत रहती है क्वेश्चन पूछने की। लाइक आप देखें, और एक आध क्वेश्चन और भी पूछा गया जो मैंने इंक्लूड नहीं किया, इससे रिलेटेड था। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात कर रहे हैं कि हमारा कौन सा आरएनए सिंथेसाइज कराता है। तो बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आप ये देखें, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनवाता है, 5S आरएनए बनवाता है, SC आरएनए बनवाता है, और SN आरएनए बनवाता है। तो आप ढूंढ लीजिए, सबसे पहले तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है क्या बनवाता है? टीआरएनए इसमें, HN आरएनए नहीं, HN आरएनए तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनवाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है। 28S हटा दो। टी देखिए, अब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, टीआरएनए बनवाता है, 5S आरएनए बनवाता है, SN आरएनए बनवाता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है टीआरएनए, 5S आरएनए और SN आरएनए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें HN आरएनए दे दिया जो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा बनवाया जाता है। फिर 18S और 28S, तो 28S भी नहीं आएगा इसके अंदर, और 18S भी नहीं आएगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा। तो ये जो चार्ट है आप याद कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पीछे पूछ लेंगे, आप फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही नॉलेज है। तो मैंने क्या करा, एक प्रकार के चार्ट के इस तरीके के टेबल के रूप में दे दिया, आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चूज द क्रोमोसोम इन ह्यूमन दैट पोसेस लीस्ट नंबर ऑफ जीन। तो बात कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर लाइक 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, दोनों के अंदर होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर बहुत कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली रटने वाली चीज़ है, याद कर लो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है थ्योरी के अंदर, शायद मुझे याद है एनसीईआरटी में, कि जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 231 हमारे जीन्स होते हैं। तो सबसे कम जीन्स अगर किसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं दैट इज वाई क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारे कुछ टॉप एमसीक्यूज थे फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप मेरे साथ कनेक्ट रहें, और मैं आपके लिए तरह तरह की चीज़ें लाता रहूँगा जिससे आपकी बायोलॉजी की बोर्ड्स की प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। थैंक यू।